हम अक्सर इस बारे में ये सोचते नहीं, पर हमारे आसपास प्रकृति में कुछ ऐसे नियम काम करते हैं जो हर जगह मौजूद हैं, हमारे फ़ोन चार्ज करने के तरीके से लेकर हमारे खाने तक में। तो आज हम इन्हीं छिपे हुए नियमों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये हमारी दुनिया को असल में चलाते कैसे हैं। यकीन मानिए, ये नियम जितने ज़रूरी हैं उतने ही दिलचस्प भी। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई जहरीला पदार्थ जब वो पर्यावरण में फैलता है तो उससे तो कमजोर हो जाना चाहिए, है ना? पर ऐसा होता नहीं। वो और ज्यादा ताकतवर कैसे हो जाता है? ये सवाल थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर इसका जवाब हमारे पर्यावरण के कई गहरे राज खोलने वाला है। उस जहर वाली पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले जीवन की एकदम बुनियादी चीज को समझना होगा, और वो है ऊर्जा, यानी एनर्जी। हर इकोसिस्टम अपने आप में एक कहानी है, और हर कहानी की शुरुआत होती है ऊर्जा के सफर से। और ये एक ऐसी सड़क है जिस पर ट्रैफिक सिर्फ एक ही दिशा में चलता है। इस कहानी के जो हीरो हैं उन्हें हम उत्पादक या ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ये पौधे और शैवाल जैसे जीव हैं जो एक तरह से जादू ही करते हैं। सूरज की रोशनी को सोख कर उसे भोजन में बदल देते हैं। ये किसी भी इकोसिस्टम के आप कह सकते हैं पावर प्लांट है। सारी एनर्जी की सप्लाई यहीं से शुरू होती है। तो ठीक है, पौधों ने ऊर्जा बना ली, पर उसके बाद क्या होता है? क्या ये ऊर्जा एक गोल चक्कर में घूमती रहती है, या फिर ये वाकई एक वन वे स्ट्रीट है जहां से वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं है? इसको ना अपने फोन की बैटरी की तरह समझिए। जब हम फोन चार्ज करते हैं तो बिजली चार्जर से फोन में जाती है और फिर हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। वो एनर्जी वापस चार्जर में तो नहीं लौटती है ना? बिल्कुल। प्रकृति में भी ऊर्जा का बहाव ठीक ऐसा ही है, हमेशा आगे की ओर, कभी पीछे नहीं। लेकिन ऊर्जा का ये सफर बहुत एफिशिएंट नहीं है। इसे 10% का नियम कहते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई एक जीव दूसरे को खाता है तो सिर्फ 10% ऊर्जा ही अगले लेवल तक पहुंचती है। बाकी 90% तो गर्मी या दूसरे कामों में खत्म हो जाती है। अब आप सोचिए, हर लेवल पर इतनी कम एनर्जी बचेगी, तो इसीलिए प्रकृति में बहुत लंबी लंबी फूड चेन्स मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो हमने ऊर्जा की ये वन वे सड़क तो समझ ली, पर तब क्या होता है जब इस सड़क पर कोई जहरीला मुसाफिर आ जाए? बस यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है और हम चढ़ने लगते हैं एक जहरीली सीढ़ी पर। इस पूरी प्रक्रिया को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। देखिए, होता क्या है। पहले स्टेप में कोई जहर, मान लीजिए पारा, पानी में आ जाता है। दूसरे स्टेप में पानी के छोटे छोटे जीव उसे सोख लेते हैं। अब तीसरे स्टेप में जब छोटी मछलियां इन हजारों जीवों को खाती हैं तो वो सारा जहर उन मछलियों के शरीर में जमा हो जाता है। और आखिर में जब कोई बड़ी मछली या कोई पक्षी इन छोटी मछलियों को खाता है तो उसके शरीर में जहर की मात्रा सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम ईंटें एक के ऊपर एक रख रहे हैं। फूड चेन का हर अगला लेवल अपने से नीचे वाले लेवल की सारी जहरीली ईंटें अपने ऊपर जमा कर लेता है, और नतीजा एक बहुत ऊंची और बहुत ही खतरनाक मीनार। और ये खतरनाक मीनार हम इंसानों तक भी पहुंचती है, क्योंकि हम भी तो अक्सर फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं। इसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण है जापान की मिनामाता बीमारी, जहां फैक्ट्रियों से निकले पारे वाली मछलियां खाने से हजारों लोग भयानक जहर का शिकार हुए। तो जो हमारा पहला सवाल था, उसका जवाब यही है, जहर कमजोर नहीं होता, बल्कि हर कदम पर और भी गाढ़ा और भी खतरनाक होता जाता है। पर जहर सिर्फ पानी और खाने में ही नहीं फैलता, ये हवा में भी घुल सकता है। और जब ऐसा होता है तो हमारा पूरा का पूरा वायुमंडल ही बदलने लगता है। चलिए, ओजोन की बात करते हैं। इसके ना दो चेहरे हैं। एक है अच्छा वाला ओजोन, ये आसमान में बहुत ऊपर है और एक छाते की तरह हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। और दूसरा है बुरा ओजोन, ये जमीन के पास बनता है। ये सीधे फैक्ट्रियों से नहीं निकलता, बल्कि जब गाड़ियों का धुआं और प्रदूषण धूप के साथ रिएक्ट करते हैं तब ये पैदा होता है। और जो हमें शहरों में स्मॉग दिखाई देता है वो इसी की वजह से है। हवा में मौजूद प्रदूषण का एक और बहुत ही डरावना नतीजा है एसिड रेन, यानी तेजाब वाली बारिश। लेकिन सवाल ये है कि भला आसमान से तेजाब कैसे बरस सकता है? इसकी रेसिपी कह सकते हैं बहुत सीधी है। जब फैक्ट्रियों और गाड़ियों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलकर हवा में ऊपर जाती हैं तो वे पानी के साथ मिल जाती हैं, और बस यही रिएक्शन उन्हें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में बदल देता है, और फिर यही तेजाब बारिश के साथ जमीन पर गिरता है।
और इस तेजाब का असर कितना बुरा हो सकता है, इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारा अपना ताजमहल। इसी एसिड रेन की वजह से इसका चमकता हुआ सफेद संगमरमर धीरे धीरे पीला पड़ रहा है और कमजोर हो रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप चौक के एक टुकड़े पर नींबू का रस गिरा दें। आप देखेंगे कि कैसे एसिड चौक को धीरे धीरे गलाने लगता है। ठीक इसी तरह एसिड रेन भी पत्थर की बनी इमारतों और स्मारकों को धीरे धीरे खोखला कर देती है। तो अब सवाल ये है कि हम इन सब बदलावों का पता कैसे लगाते हैं? वैज्ञानिक भी एक डॉक्टर की तरह ही हमारे पर्यावरण की सेहत जांचते हैं। चलिए देखते हैं कि वे कौन से संकेतों को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वैज्ञानिक बायोमास को मापते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। किसी एक खास इलाके में जितने भी पेड़ पौधे, जानवर और कीड़े मकोड़े हैं, उन सबका कुल वजन, बस यही बायोमास है। इससे पता चलता है कि उस जगह पर कितना जीवन मौजूद है। ज्यादातर जगहों पर क्या होता है, उत्पादकों यानी पेड़ पौधों का वजन सबसे ज्यादा होता है, जिससे एक सीधा पिरामिड बनता है। पर समुद्र में कहानी एकदम उल्टी हो जाती है। वहां प्लवक जैसे बहुत छोटे छोटे उत्पादक होते हैं जो बड़ी तेजी से पैदा होते हैं और मछलियां उन्हें खा जाती हैं। इसलिए अगर हम किसी भी एक पल में देखें तो उनका कुल वजन उन्हें खाने वाली मछलियों से कम होता है, और इसी वजह से वहां बायोमास का पिरामिड उल्टा नजर आता है। जब बात किसी खास प्रजाति की सेहत की आती है तो वैज्ञानिक रेड डेटा बुक देखते हैं। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN जारी करता है। ये एक तरह की अलार्म लिस्ट है जो पूरी दुनिया को बताती है कि कौन से जानवर और पौधे खत्म होने की कगार पर हैं और किन्हें बचाने के लिए हमें तुरंत कुछ करने की जरूरत है। अब एक बहुत ही दिलचस्प जगह की बात करते हैं, इकोटोन। इसे हम प्रकृति की सरहद कह सकते हैं। ये वो जगह है जहां दो अलग अलग दुनियाएं आकर मिलती हैं। जैसे जहां एक घना जंगल खत्म होता है और एक खुला घास का मैदान शुरू होता है, वो बीच का इलाका। और ये जो सरहदें होती हैं ना, ये बहुत खास होती हैं। इन्हें जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। जरा सोचिए, यहाँ जंगल के जानवर भी आते हैं और मैदान के भी, और साथ ही कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती हैं जो सिर्फ इसी किनारे पे ही रहना पसंद करती हैं। इसी को एज इफेक्ट कहते हैं, जहां किनारों पर जीवन अक्सर बीच से भी ज्यादा भरपूर होता है। तो आज हमने देखा कि कैसे ऊर्जा का एक तरफा बहाव जहर को ज्यादा ताकतवर बना सकता है और कैसे हवा में घुले केमिकल पत्थर जैसी मजबूत चीज को भी गला सकते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि प्रकृति में सबसे ज्यादा जिंदगी और रौनक उन जगहों पर है जहां दो अलग अलग दुनियाएं मिलती हैं। सोचने वाली बात है, ये हमें अपनी इंसानी दुनिया और हमारे रिश्तों के बारे में क्या बताता है? शायद इसका जवाब भी हमें प्रकृति में ही मिल जाए।